बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है इंटेरो हेमोरेजिक एस्क्रिचे कोलाई। इससे पहले हम पढ़ रहे थे इसी के बारे में ही, इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने करैक्टरिस्टिक्स देखे। करैक्टरिस्टिक्स के बाद हमने जो उसके रिजर्वायर थे, मतलब सोर्सेज कौन कौन से फूड्स हैं जहाँ पे ई कोलाई ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है। फिकल कंटेमिनेशन या हमारे पास एनिमल ओरिजिन का है, मिल्क के अंदर ज़्यादा होता है या मीट प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है, वो हमने सारा का सारा पीछे पढ़ा। आज हमने पढ़ना है डिजीज़ आउटब्रेक्स के कहाँ कहाँ जो ई कोलाई की वजह से डिजीज़ आई और वो कैसे कैसे आई, कितना हद तक आई। सबसे पहले हम जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ई कोलाई जो स्ट्रेन O157S7 है, मेजर आउटब्रेक की वजह बनी और इसमें पूरी दुनिया के अंदर सवेयर इलनेसेस इसकी वजह से आई, ठीक है ना। एटलीस्ट 30 कंट्रीज ऑन 6 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है ना। 6 बड़े आज़मों में, दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं। देखें इतना इसने क्या किया, वल्नरेबिलिटी काज की पेशेंट्स के अंदर, ठीक है ना। तो कितने 30 कंट्रीज, 6 जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें ई कोलाई रिपोर्ट हुआ O157S7 और ये ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शियस था। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 350 आउटब्रेक्स आई ई कोलाई O157S7 की वजह से, और जो इन्फेक्शंस थे ऑलमोस्ट 49 इन्फेक्शंस 49 स्टेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट हुए। उसमें जो पीपल इन्फेक्ट हुए 8598 केसेस, ठीक है जी, जो थे 1982 से 2002 के दरमियान में, ठीक है ना। ये 1982 से 2002 के दरमियान में कितने पीपल इन्फेक्ट हुए? अमेरिका के अंदर 49 स्टेट्स अमेरिका की इन्फेक्ट हुई और उसमें जो लोग थे जिनमें इन्फेक्शन आया वो 8598 पीपल थे। इन केसेस में से जो 1493 थे उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, हॉस्पिटल्स में क्या हुए, एडमिट हुए। और जो 354 थे 4.1% केसेस उनको HUS, ये बोलते हैं HUS क्या है, हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है। इसमें होता क्या है, ये ब्लड वेसल को अफेक्ट करता है और क्या करते हैं, जितनी भी बारीक ब्लड वेसल्स होंगे उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोस्टली किडनी के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स अफेक्ट होंगी तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस काज करता है। तो ये जो HUS है इसके केसेस थे 40 केसेस थे। उसके बाद 40 डेथ्स हैं। कितने 354 HUS के केसेस हैं और 40 डेथ रिपोर्ट हुई। आउटब्रेक का जो साइज था वो 781, ठीक है ना। इतनी मतलब के जो पीपल्स के अंदर ये आया, आउटब्रेक आई। जो नंबर रिपोर्टेड आउटब्रेक्स के हैं वो इंक्रीज हुए 1982 में और सबसे ज़्यादा जो थे 2000 में थे, 46 हो गई तादाद इनकी। ये जो ड्रामेटिक इंक्रीज था ये इम्प्रूव्ड रिकॉग्निशन ऑफ ई कोलाई O157H7 की वजह से था। यहाँ पे देखें सबसे बड़ी वजह जो आजकल चल रही है कि सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकली लोगों को नुकसान होता है वो तब होता है जब किसी चीज़ की पब्लिसिटी कर दी जाती है, जैसे कोरोना वायरस की है। कोरोना वायरस को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया कि क्या है, लोगों को मेंटली वो रिटार्ड होना शुरू हो गया और मेंटली उन्हें लगा कि हर बंदा शायद उनके लिए क्या है, मौत का सबब हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ। जैसे जैसे ई कोलाई O157S7 की आइडेंटिफिकेशन हुई और रिकॉग्निशन हुई और साथ साथ में पब्लिसिटी और लोगों को ये बताया गया कि आपने फूड को किस तरीके से खाना है। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 93 के अंदर लोगों को अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करवा दिए गए। जैसे अवेयरनेस सेशन स्टार्ट हुए तो लोगों ने अपने टेस्ट करवाना शुरू कर दिए और टेस्ट पॉजिटिव आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो केसेस थे वो ड्रामेटिक इंक्रीज हुए। अगर हम सीजनैलिटी की बात करें, जो ई कोलाई है ये सीजनल एसोसिएशन है इसकी, ठीक है ना। जो हमारे पास समर मंथ होते हैं उनके दरमियान में क्या होता है, ई कोलाई ज़्यादा रिपोर्ट हुआ। आउटब्रेक एंड क्लस्टर ऑफ ई कोलाई इन्फेक्शन पीक ड्यूरिंग वार्मेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है ना। क्या होते हैं, जब सीजन बहुत ज़्यादा हॉट होता है। अप्रॉक्सीमेटली 89% ऑफ 350 आउटब्रेक्स, कितना 89% जो हुई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिपोर्ट हुई मई टू नवंबर, मतलब ये जो गर्म ड्यूरेशन है इसमें रिपोर्ट हुई। The reason for this seasonal pattern are unknown,
ठीक है ना। क्या है, इसके लिए रीज़न नाउन नहीं है, लेकिन जो कुछ एसोसिएशंस हैं उनको अगर हम देखें तो उसकी वजह क्या है कि जो कैटल और दूसरा लाइफ स्टॉक है और जो व्हीकल्स हैं ट्रांसमिशन की, समर के दौरान क्या होता है, ये बैक्टीरिया ज़्यादा सर्वाइव करता है उनमें, ठीक है ना। जब ज़्यादा सर्वाइव करेगा तो ट्रांसमिशन रेट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ग्रेटर ह्यूमन एक्सपोजर टू ग्राउंड बीफ, क्या करता है इंसान ग्राउंड बीफ ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, या फिर जो इकोलाई O157H7 कंटेमिनेटेड फूड है उसको इन मंथ के दरमियान में प्रॉपर कुक नहीं करता। जब प्रॉपर कुकिंग नहीं होगी तो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा, जब बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा तो आगे वो ट्रांसमिशन के चांसेस हैं और कंटेमिनेशन के चांसेस हैं। उसके बाद ग्रेटर इम्प्रॉपर हैंडलिंग ठीक है ना। क्या है, इम्प्रॉपर हैंडलिंग इन महीनों में ज़्यादा हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इनकम्प्लीट कुकिंग होगी ग्राउंड बीफ की वार्म मंथ के अंदर, तो ये भी क्या कर रहा होगा, ट्रांसमिशन का सोर्स होगा। एज ऑफ पेशेंट की अगर हम बात करें तो जितने भी केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए वो यंग पीपल्स के अंदर और एल्डरली पीपल्स के अंदर रिपोर्ट हुए, और ज़्यादातर क्या हुई, सवेयर इलनेस रिपोर्ट हुई कॉम्प्लिकेशंस के साथ। HES यूजली ऑकर्स इन चिल्ड्रन रेदर देन अडल्ट, कहाँ पे जो हस है ये चिल्ड्रन में होता है अडल्ट की निस्बत। उसके बाद जो हमारे पास पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी जो की गई उससे पता चला कि जो हाई एज स्पेसिफिक इंसिडेंस हैं, हाईएस्ट एज स्पेसिफिक इंसिडेंस हैं इकोलाई के इन्फेक्शन के, वो सिर्फ चिल्ड्रन के अंदर होते हैं और वो चिल्ड्रन की एज क्या है 2 to 10 ईयर्स है। हाई रेट ऑफ इन्फेक्शन इन दिस एज ग्रुप, ठीक है ना, लाइकली इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू कंटेमिनेटेड फूड, क्योंकि ये जो एज है ये काफ़ी क्या होते हैं, हम कहते हैं शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा हर चीज़ को क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, या फिर ये क्या करेंगे, इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से क्या हो रहा होगा, एक्सपोजर बढ़ जाएगा कंटेमिनेटेड फूड के साथ। और ये बच्चे ज़्यादातर खेलते कूदते हैं, जब खेलते कूदते ज़्यादा हैं तो कंटेमिनेटेड इन्वायरमेंट के साथ भी इन बच्चों का एक्सपोजर ज़्यादा होगा, और इन्फेक्टेड एनिमल्स के साथ भी एक्सपोजर बढ़ जाता है। मोर अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, ठीक है ना। इस एज में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड, या बच्चे क्या करते हैं आपस में ज़्यादा खेलते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्टेड जो चिल्ड्रन होंगे उनसे हेल्दी चिल्ड्रन के अंदर मुंतकिल हो सकता है। और जो अनडिवेल्प्ड हाइजीन स्किल्स हैं उसकी वजह से भी ये ज़्यादा होता है। लैक ऑफ एडिकेट प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज टू शीगोटॉक्सिन्स, इकोलाई क्या करता है, O157 टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिनको शीगोटॉक्सिन्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, डायसेंट्री काज करता है। तो जब एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो क्या करेगा, शीगोटॉक्सिन डायसेंट्री ज़्यादा काज करेगा। लोकेशन की अगर हम बात करें, जो रिपोर्टेड फूड बॉर्न आउटब्रेक्स हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती हैं ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। कम्युनिटीज़ के अंदर 29% है, जो रेस्टोरेंट्स या फूड फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे 28%, स्कूल्स के अंदर 16%, जो 51 रेस्टोरेंट्स थे फैसिलिटी आउटब्रेक, ठीक है ना, एंड फूड फैसिलिटी आउटब्रेक 22, उसमें से 51 में से 22 क्या हुई, चेन एस्टेब्लिशमेंट्स। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात कर लें चेन्स की, KFC है, ठीक है ना, KFC है या रमादा है, या ये इस तरीके से ये क्या है, चेन्स हैं। तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो चांसेस 50% हुए वो चेन्स के अंदर मौजूद थे, जबकि 29% जो कंटेमिनेशन के चांसेस आ रहे थे, ट्रांसमिशन के चांसेस आ रहे थे, वो सिंगल फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, ठीक है ना। जो 51% था वो सिंगल फूड। अब हमारे पास अगर चेन्स के अंदर ऐसा आता है तो वो मोर डेंजरस हो सकता है देन सिंगल वन। ट्रांसमिशन ऑफ इकोलाई की अगर हम बात करें तो जो फूड है, अगर हम क्या करें, फूड की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन रूट का सोर्स रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, फूड कंज्यूम होगी तो आगे क्या होगी, ट्रांसमिट होगी तो वो डिजीज़ काज करेगी। 52% ऑफ 350 आउटब्रेक्स एंड 61% ऑफ 8,598 आउटब्रेक्स रिलेटेड केसेस फ्रॉम 1982 to 2002, ठीक है ना। ये क्या है,
52% जो 350 आउटब्रेक्स में से ठीक है ना, और 61% जो पॉपुलेशन का था 8598 ठीक है ना आउटब्रेक रिलेटेड केसेस का, ये रिपोर्ट हुए 1982 से 2002 के दरमियान में। वैरायटी ऑफ फूड्स जो आइडेंटिफाई हुई व्हीकल के तौर पर, ठीक है ना, ट्रांसमिटिंग सोर्स के तौर पर, जो क्या करती हैं इकोलाई O157H7 को ट्रांसमिट करती हैं। अगरचे ग्राउंड बीफ को भी क्या किया जाता है, ज़्यादातर एसोसिएट किया जाता है एज अ फूड व्हीकल के, ये भी क्या करता है एज अ सोर्स है कंटेमिनेशन के। एग्जाम्पल जो हैं दूसरी फूड्स की, उनमें हमारे पास जर्की है, सलामी है, रॉ मिल्क है, पास्चराइज्ड मिल्क है, आइसक्रीम है, लेटस है, ठीक है ना, कैंटोलॉप है, हैंडलिंग पोटैटोज हैं, ये सारी की सारी फूड्स क्या हैं सोर्स हो सकती हैं, ट्रांसमिशन सोर्स हो सकती हैं इकोलाई का। एग्जाम्पल्स ऑफ फूड बर्न एंड वाटर बर्न आउटब्रेक्स अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फूड बर्न आउटब्रेक्स। फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड आउटब्रेक ऑफ इकोलाई O157H7 इन्फेक्शन ऑकर्ड इन द स्टेट ऑफ ओरिगोन। क्या हुई, पहली जो फूड बर्न आउटब्रेक थी इकोलाई O157H7 की ओरिगोन के अंदर 1982 के अंदर रिपोर्ट हुई। इसमें 26 केसेस रिपोर्ट थे जिनमें से 19 हॉस्पिटलाइज हुए। ठीक है, ये तमाम के तमाम पेशेंट्स को ब्लडी डायरिया था और शदीद एब्डोमिनल पेन था। जो मीडियन एज थी इन लोगों की, मतलब जो औसत उम्र थी वो 28 ईयर्स थी, और जिनमें रेंज थी 8 to 76 ईयर्स, मतलब इन लोगों की जो एज थी 8 ईयर से 76 ईयर थी। अब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस की अगर हम बात करें तो 2 to 9 डेज ड्यूरेशन रहा, जिसमें से 4 मीडियन डेज, ठीक है ना, 4 मीडियन डेज, औसत जो बीमारी के दिन रहे वो 4 रहे। अब इस आउटब्रेक अगर हम बात करें तो ये एसोसिएटेड रही ईटिंग अंडरकुक्ड हैमबर्गर, ठीक है ना, हैमबर्गर जो अंडरकुक यूज हुए खाए गए तो उनके साथ क्या है इकोलाई O157H7 जो है एसोसिएट हुई, और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स स्पेसिफिक चेन के उनके अंदर ज़्यादा रिपोर्ट हुए। इकोलाई O157H7 जो रिकवर हुआ स्टूल ऑफ पेशेंट से। सेकेंड आउटब्रेक फॉलोड 3 मंथ लेटर, ठीक है ना, और पहली जो फूड बर्न आउटब्रेक है वो 1982, उसके बाद क्या है 3 मंथ लेटर उसी 1982 के अंदर जो है दूसरी आउटब्रेक आई, उसके अंदर 21 लोग क्या हुए। ये आउटब्रेक कहाँ पे, मिचिगन के अंदर 21 पेशेंट इसमें आइडेंटिफाई हुए, जिनमें से 14 क्या हुए हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। वाटर बर्न आउटब्रेक की अगर हम बात करें तो जो रिपोर्टेड वाटर बर्न आउटब्रेक्स हैं इकोलाई O157H7 इन्फेक्शन की वजह से वो इंक्रीज हुए जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया। इसकी वजह थी कि जो स्विमिंग वाटर था, ड्रिंकिंग वाटर था और वेल वाटर था, आइस थी, इनके साथ इसको एसोसिएट किया गया। जैसे जैसे क्या वो कंटेमिनेशन के बढ़ती चली गई तो इसके जो स्प्रेड के चांसेस भी बढ़ते चले गए। इन्वेस्टिगेशन जो हैं लेक्स की एसोसिएटेड आउटब्रेक, ठीक है ना, जो लेक एसोसिएट झीलों के साथ एसोसिएटेड आउटब्रेक्स थी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। तो उसकी जो वजह आई सामने वो थी स्विमिंग एंड दैट स्वेलविंग लेक वाटर, ठीक है ना, क्या उसमें स्विम करना और फिर क्या करना उस लेक वाटर को स्वेलो कर लेना, जिससे क्या हुआ रिस्क फैक्टर इमर्ज हुआ और इसकी वजह से ज्यादातर केसेस आए, ठीक है ना। टोडलर डेफिकेटिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या कर देते हैं वाइल स्विमिंग, ठीक है ना, या पानी के अंदर होते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे फीकल, ठीक है ना, एक्सक्रीटा वगैरह वहाँ पे खारिज करते हैं, तो उससे क्या हो इकोलाई कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1995, ठीक है ना, 1995 के अंदर जो आउटब्रेक आई इलिनॉइस के अंदर, उसमें 12 चिल्ड्रन थे जिनकी एज 2 से 12 साल थी। अब अगरचे इकोलाई O157H7 रिकवर नहीं हुआ वाटर सैंपल से, लेकिन वहाँ पे इकोलाई के ज़्यादा लेवल डिटेक्ट हुए, जिससे पता चला कि फीकल कंटेमिनेशन है। ये फीकल कंटेमिनेशन क्या करती है इकोलाई
के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजीज अगर हम देखें तो जो स्पेक्ट्रम है ह्यूमन इलनेसेस का, इकोलाई O157H7 इन्फेक्शंस की वजह से उसमें नॉन ब्लडी डायरिया शामिल है, हेमोरेजिक शामिल, कोलाइटिस शामिल है और HUS शामिल है। ठीक है ना। हेमोरेजिक कोलाइटिस में क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लाइनिंग्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। कुछ जो पर्सन्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिकली भी इन्फेक्ट हुए। अब ये इन्फेक्टेड जो पीपल थे वो मोर डेंजरस थे देन नॉन एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है ना। जो सिम्प्टोमेटिक पीपल थे उनसे ज़्यादा डेंजरस थे। लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो लेस देन 3 वीक के बाद ये क्या हो गए, ठीक हो गए एसिम्प्टोमेटिक। इनके जो क्या हो गए, सारे के सारे जो टेस्ट वगैरह आए वो, ठीक है ना, पॉजिटिव आए, टेस्ट नेगेटिव आए, जिससे क्या हुआ कि पता चला कि इसके अंदर मतलब पेशेंट रिकवर हो चुका है। इंजेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम इज फॉलोड टिपिकली बाय 3 to 4 डे इन इनक्यूबेशन। क्या होगी इसका इनक्यूबेशन पीरियड, क्या है इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है ना। इनक्यूबेशन पीरियड जो है 3 to 4 डेज है, जिसमें 2 to 12 डेज रेंज है। इस पीरियड के दौरान क्या होती है, कॉलोनाइजेशन लार्ज बाउल की होती है। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, लार्ज बाउल के अंदर कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देंगे। जब कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देंगे तो नॉन ब्लडी डायरिया यहाँ पे शुरू हो जाएगा। सवेयर एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन के लिए, और फिर इसकी जो है प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी डिजीज की। जो 2nd to 3rd डे है, 3rd डे में इलनेस जो है ब्लडी डायरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ये 4 से 10 दिन तक रह सकती है। बहुत सारी आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन जो है उससे पता चला कि 90% जो माइक्रोबायोलॉजिकली डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं डायरिया के, वो इकोलाई O157 की वजह से हुए। और ये ब्लड, ठीक है ना, इन द स्टूल ज़्यादा क्या था, जो इसकी सिम्टम्स थी, स्टूल के अंदर क्या आ रहा था, पकाने के अंदर खून आ रहा था, ब्लड इन द स्टूल था। लेकिन जो कुछ आउटब्रेक हैं उनके अंदर पेशेंट 30% जो केसेस है नॉन ब्लडी डायरिया था, जिससे ठीक है ना, मतलब कि टोटल पेशेंट ब्लडी डायरिया के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। इन्फेक्शियस डोजेस की बात करें तो जो इकोलाई की लो डोजेस हैं वो भी क्या हैं, बराबर इन्फेक्शियस हैं और क्या कर सकती हैं, डिजीज काज कर सकती हैं। रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ फूड्स एसोसिएटेड विद आउटब्रेक ऑफ EHEC, ठीक है ना, इंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई इन्फेक्शन से पता चला कि वेरी लो डोजेस क्या कर सकती हैं, पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पे मिसाल दी गई है, इस मिसाल में क्या है 0.3 and 15 CFU, मतलब कि इतनी थोड़े नंबर ऑफ जो हैं हमारे पास कॉलोनी फार्मिंग यूनिट्स हैं इकोलाई O157H7 के, वो 1 ग्राम से आइसोलेट हुए और इनको क्या किया गया, कहाँ से आइसोलेट हुए, फ्रोजन ग्राउंड बीफ पैटीज से। और ये मल्टी स्टेट आउटब्रेक वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट के अंदर क्या हुए, सबब बना। मतलब कि इतनी स्मॉल CFU 0.3 to 15 CFU क्या हुए, मल्टी स्टेट आउटब्रेक की वजह बने वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसी तरीके से 0.3 to 0.4 इकोलाई जो CFU हैं उसको आइसोलेट किया गया पर ग्राम से, और ये डिटेक्ट हुए सेवरल इंटैक्ट पैकेजेस के अंदर जैसे सलामी है, और इसको एसोसिएट किया गया फूड बॉर्न आउटब्रेक के साथ। ये जो डाटा है सजेस्ट करता है कि जो इन्फेक्शियस डोज है इकोलाई 17 की वो फीवर सेल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि 100 सेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, 100 सेल्स क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। इन एन आउटब्रेक ऑफ इकोलाई O111NM infection in Australia implicated salami was estimated to contain fewer than 1 cell per 10 gram। अब देखें, मतलब कि 1 सेल जो है पर 10 ग्राम, ये भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है और इन्फेक्ट कर सकता है पेशेंट्स को। मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंट विरुलेंस फैक्टर है जो उनको एसोसिएट किया गया पैथोजेनिसिटी के साथ EHEC की, और ये आइडेंटिफाई हुए बेस, ठीक है ना, हिस्टोपैथोलॉजी की बेसिस पे, ठीक है ना। ये जो एसोसिएशन है पैथोजेनिसिटी की तो किसके साथ, हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ टिश्यूज के साथ।
और जो हस है उसकी हेमरहेजिक कोलाइटिस पेशेंट्स की हिस्टोपैथोलॉजी, इस स्टडी से पता चला, टिश्यू कल्चर की स्टडी से और एनिमल मॉडल जो है स्टडी से पता चला कि जेनेटिक ठीक है ना, और जेनेटिक अप्रोचेस हैं उनसे पता चला कि जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। जनरल बॉडी ऑफ नॉलेज जो है पैथोजेनिसिटी का, उसको डेवलप किया गया, उससे पता चला कि बैक्टीरिया क्या कर सकता है, डिजीज काज कर सकता है और उसकी एबिलिटी है कि वो क्या करे, होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक जाए, एडहेयर कर जाए और वहाँ से सेल मेम्ब्रेन के साथ ही कॉलोनाइजेशन करना शुरू कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन की, और फिर क्या करेगा ये एक या एक से ज़्यादा शीगोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और ये शीगोटॉक्सिन जो है ब्लडी मतलब कि डायसेंट्री के साथ एसोसिएटेड है। अटैचिंग एंड इफेसिंग की अगर हम बात करें, जो ज़्यादातर स्टडीज़ हैं एडहेरिंग addressing the pathogenesis of EHEC have focused on elucidating the mechanism of adherence, के किस तरीके से कॉलोनाइज होते हैं और एडहेयर होते हैं। by adhering to intestinal epithelial cells सबवर्ट साइटोस्केलेटल प्रोसेस, ये क्या कर देता है, साइटोस्केलेटल प्रोसेस को सबवर्ट कर देगा और ये क्या करेगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर प्रोड्यूस करेगा और वो हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर क्या कहलाता है, ए और ई लेयन उसे बोलते हैं। ये जो इकोलाई O157H7 है, ये क्या करता है, ए और ई लेयन प्रोड्यूस करता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और ये क्या करती हैं, सिमिलर होती हैं जो EPEC प्रोड्यूस करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी हो सकती हैं। ये जो ए और ई लेयंस हैं उनकी अगर हम करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये क्या करती हैं, बैक्टीरिया अटैच कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होस्ट एपिथेलियल सेल की, फिर क्या करेगा, लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा ब्रोशपार्टम माइक्रोविलाई के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन की है। फिर क्या करेगा, असेंबली हाईली ऑर्गेनाइज्ड ठीक है ना, पेडिस्ट लाइक एक्शन स्ट्रक्चर की क्या करेगा, असेंबली करना शुरू कर देगा और उससे क्या होगा, ये वहाँ पे कॉलोनाइज करना शुरू कर देगा और कॉलोनाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट फीचर जो इस पैथोजन का है, एसिड टॉलरेंस है, ये क्या कर लेते हैं, एसिड को सर्वाइव कर जाता है। आउटब्रेक है भी एसोसिएट विद द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड हाई एसिड फूड्स इंक्लूडिंग एप्पल जूस एंड फर्मेंटेड ड्राई सलामी, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है एसिडिक इन्वायरमेंट को भी बेयर कर सकता है। अब जो दूसरे फूड्स जैसे कि रिक्रिएशनल और ड्रिंकिंग वाटर है, उसके अंदर भी क्या है, एज अ ट्रांसमिशन व्हीकल के तौर पर इकोलाई O157 इन्फेक्शन आइडेंटिफाई हुए। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो अंडरस्टैंडिंग है मैकेनिज्म की, उसकी जानिब बनाई गई कि क्या किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको अच्छे तरीके से देखा जा सके कि किस तरीके से ये क्या करता है, पैथोजेनिसिटी काज करता है। लास्ट डिकेड के अंदर सबसे ज़्यादा इस पर काम हुआ और ये क्या करता है, एक से ज़्यादा शीगोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और ए और ई लेयन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है, वायरुलेंस फैक्टर बढ़ जाता है। मतलब कि ये क्या करेगा, इंटेस्टाइनल वाल्व के साथ अटैच कर लेगा और उनके डिस्ट्रक्शन शुरू कर देगा। डिस्ट्रक्शन से क्या करेगा, ये वहाँ कॉलोनाइज करेगा और पेशेंट के अंदर डिजीज़ काज करेगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।